मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण इंटर कॉलेज बरेली। रसायन विज्ञान ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पुनः एक बार छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिलियन इकाई को अंतिम चरण में ले जाते हुए इस इकाई के दो टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हैं बार्नट हाफ गुणांक तथा गैसों की द्रव्यों में विलेयता, जिसे हेनरी नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया। तो इन दोनों नियमों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बार्नट हाफ गुणांक। तो देखेंगे पहले कि बार्नट हाफ गुणांक, जिसको बार्नट हाफ फैक्टर कहते हैं, ये क्या होता है। इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ होता है, बिलियन के अणुसंख्क गुण के, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अभी, किसी भी पदार्थ के बिलियन के अणुसंख्क गुण के, ये पूरा प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अणुसंख्क गुण के, अणुसंख्क गुण के प्रेक्षित मान और समान सांद्रता के वैद्युत अनपघट्ट के लिए अणुसंख्क गुण के परकलित मान के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को बार्नट हाफ गुणांक कहते हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे। किसी पदार्थ के बिलियन के अणुसंख्क गुण के प्रेक्षित मान तथा समान सांद्रता के वैद्युत अनपघट्ट के लिए अणुसंख्क गुण के परकलित मान के अनुपात को हम बार्नट हाफ गुणांक कहते हैं। इसको बार्नट हाफ गुणांक कहते हैं। और इस बार्नट हाफ गुणांक को एक सिंबल है आई से प्रदर्शित करते हैं। ये है हमारा बार्नट हाफ गुणांक। बार्नट हाफ गुणांक को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बार्नट हाफ गुणांक I बराबर पदार्थ के अणुसंख्क गुण का, पदार्थ के अणुसंख्क गुण का प्रेक्षित मान बटे वैद्युत अनपघट्ट के लिए वैद्युत अनपघट्ट के लिए अणुसंख्क गुण का परकलित मान, अणुसंख्क गुण का परकलित मान, इन दोनों के अनुपात को बार्नट हाफ गुणांक कहते हैं। परकलित मान, तो ये I इज इक्वल टू इस पदार्थ के अणुसंख्क गुण का जो प्रेक्षित मान है, इसको डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत अनपघट्ट के लिए अणुसंख्क गुण का जो परकलित मान है, इसको डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो I इज इक्वल टू डेल्टा 0 अपॉन डेल्टा है। अगर इसी को देखें हम, तो ये वियोजन या संगुणन के उत्पाद, यही चीज़ बराबर होती है। वियोजन, पदार्थ का वियोजन भी हो सकता है, वियोजन अथवा संगुणन के उपरांत, वियोजन अथवा संगुणन के उपरांत कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व वियोजन
या संगुणन से पूर्व कणों की कुल संख्या, कणों की संख्या, इसको हम वियोजन से पूर्व कणों की संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं और इसको m0 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमारा ये बांट-हाफ गुणांक कहलाता है। बांट-हाफ गुणांक जो वैद्युत अनपघट्ट होते हैं, वैद्युत अनपघट्ट और वैद्युत अनअपघट्ट जो पदार्थ हैं उनके लिए, वैद्युत अनपघट्ट के लिए I का मान I इज इक्वल टू 1। वैद्युत अनपघट्ट पदार्थों के लिए बांट-हाफ गुणांक का मान 1 होता है। अब हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट, ऐसे पदार्थ जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं, तो अगर उनके लिए बांट-हाफ गुणांक जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्ट ऐसे पदार्थ जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनके लिए बांट-हाफ गुणांक जो I होता है, बांट-हाफ गुणांक I का मान 1 से अधिक होता है। तथा जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, उन पदार्थों के लिए बांट-हाफ गुणांक I का मान 1 से कम होता है। इसके लिए हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl जब विलयन में आयनित होता है तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। यानी कि एक अणु से हमें 2 आयन मिले, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर जो I का मान है, 2 आयन उत्पन्न होते हैं, विलयन के अंदर आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अतः इसके लिए I का मान जो बांट-हाफ गुणांक है, I का मान 2 होगा। तो वियोजन पर इस गुणांक का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं जो पदार्थ संगुणित होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है C6H5COOH। इसके जब 2 अणु आपस में लिए जाते हैं तो ये जुड़कर बेंजोइक अम्ल का एक अणु बनाते हैं, जिसे कि डाइमर कहते हैं। ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक एसिड, और ये इसका डाइमर बना। 2 अणु आपस में जुड़ गए और एक अणु बना बड़ा सा। तो इस केस में जो I का मान होगा वो आधा रह गया संख्या 1/2। तो यहाँ पर इसका जो प्रेक्षित मान आएगा वो 0.5 होता है। इस प्रकार हम ये बांट-हाफ गुणांक की व्याख्या करते हैं। अब इसी क्रम में जो गैसें होती हैं उनकी द्रव्यों में विलेयता, गैसों की दूसरा नियम बताते हैं। गैसों की द्रव्यों में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड। गैसों की द्रव्यों में विलेयता से संबंधित एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज रसायनज्ञ थे, जिनका नाम था विलियम हेनरी। इस विलियम हेनरी नामक रसायनज्ञ ने एक नियम दिया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। और ये नियम इन्होंने 1801 में बहुत से प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये नियम था कि स्थिर ताप पर जो गैस होती है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता
स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अगर इसको देखें तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएंगे। S इजिकल टू एक स्थिरांक लिया KH इंटू P, जहां जो S है ये S गैस की द्रव में विलेयता है, गैस की द्रव में विलेयता, और P गैस का आंशिक दाब, और ये जो विलेयता होती है गैस की द्रव में ये मोल प्रति लीटर में होती है, मोल प्रति लीटर में विलेयता आती है। ये गैस का आंशिक दाब है P, आंशिक दाब, और ये आंशिक दाब वायुमंडल में होता है, एटमॉस्फेरिक इकाई है। और KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। हेनरी स्थिरांक कांस्टेंट है, और इस हेनरी स्थिरांक का मान मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल होता है, प्रति वायुमंडल होता है। इस प्रकार ये गैसों की द्रवों में विलेयता से संबंधित हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने बांट-हाफ गुणांक और उसका विद्युत अपघट्ट और अनपघट्टों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है तथा गैसों की द्रवों में विलेयता किस प्रकार होती है, और ये ताप बढ़ाने पर, इस गैस की द्रव्यता में अगर हम ताप का प्रभाव देखें तो ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा बिलियन का यूनिट भी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।